समुद्री डाकुओं के जहाज सभी आकारों में होते थे। बड़े और छोटे, व्हेल जहाज और नाव चलाने वाले नाव थे। कुछ तोपों से भरे हुए थे, दूसरे डरावने लोगों द्वारा हथियार और ग्रैपलिंग हुक चलाने वाले थे। समुद्री डकैतों के बीच सबसे लोकप्रिय जहाज कौन से थे और उनकी उपयोगिता क्या थी? अंतरों की जानकारी से पहले हमें इन नावों में सामान्यतः मौजूद बातों की चर्चा करनी चाहिए। एक बात जो सभी समुद्री डकैतों के जहाजों में सामान्य थी, वह यह थी कि वे समुद्री डकैतों के जहाज के रूप में नहीं खरीदे और बेचे जाते थे। यदि आप कैरेबियाई तटीय शहर में डॉक्स की ओर जाएं और समुद्री डकैतों का जहाज खरीदने की खोज करें, तो सबसे संभावना है कि आप पर हंसा जाएगा और आपको स्थानीय जेल और कानूनी दंड के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। नहीं, किसी ने समुद्री डकैतों का जहाज नहीं खरीदा। सिर्फ एक समुद्री डकैतों का जहाज बन सकता था। समुद्री डकैत आमतौर पर बाजार में खरीदारी के लिए नहीं जाते थे, चाहे वह उपलब्ध हो। इसलिए हम जो जहाज समुद्री डकैतों का कहते हैं, वह आमतौर पर उबाऊ होता था जब तक वह चुराया और समुद्री डकैती के लिए पुनः तैयार नहीं किया जाता था। यह मुख्य रूप से बड़े चालक दल के लिए अधिक स्थान तैयार करना और संभवतः बेहतर तोपें संग्रहित करने का मतलब होता है। केबिन हटाए गए, सेल की व्यवस्था बदली गई और सभी सामग्री को पानी में फेंक दिया गया था, सब कुछ संभावित खजाने के लिए जगह बनाने के लिए। समुद्री अपराधियों से भरकर और जॉली रॉजर को उठाए बिना परिवर्तन खुद का समुद्री डकैत जहाज तैयार हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं कि अपराधी समुद्री डकैतों ने कितने विभिन्न प्रकार के जहाजों का उपयोग किया खुले समुद्र को आतंकित करने के लिए। दुनिया की युद्धों में आपका स्वागत है। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी के डाकुओं के स्वर्ण युग के दौरान स्लूप्स सबसे आम पसंद थे। वे कैरेबियन के चारों ओर नाव चलाते थे, पर यदि जरूरी तो अटलांटिक तय करने के लिए कठिनाई से निपट सकते थे। एकल मस्तूल वाले स्लूप्स जो आसानी से बनाए जाते थे, आमतौर पर कैरेबियन में निर्माण किए जाते थे और पायरेट्स की हरकतों के लिए आसानी से अनुकूलित किए जाते थे। एक बड़ा बॉस्प्रिट जो स्लूप के प्रो से बाहर निकलता था, इसका मतलब था कि स्लूप्स का कैनवास क्षेत्र बढ़ गया था। अधिक सेल कवरेज, अधिक हवा का उपयोग, अधिक मनोवर भेद्यता, यह स्लूप्स द्वारा प्रदान किया गया महान लाभ था। गति और नियंत्रण। हालांकि स्लूप्स आमतौर पर छोटे, सबसे अधिक 100 टन और 18 तोपों को सम्मिलित करने में सक्षम होते हैं, उन्हें 10 गांठ की गति के लिए तेज बनाया गया था। स्लूप का उपयोग कर समुद्री डकैत व्यापारी जहाज के निकट जा सकते थे, उनके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय होने से पहले। स्लूप जो निष्ठुर गला काटने वालों से भरे हुए और जिनकी गंध तक आती है, उन्हें देखते हुए व्यापारी नाविकों का इन छोटे और तेज जहाजों के समूह को समर्पण करना स्वाभाविक है। यदि समुद्री डकैतों को उनकी उम्मीद से अधिक तैयार दल मिलता है, तो वे हमेशा तत्पर होते हैं पीछे हटने के लिए। उथला मसौदा रेतीले किनारे के विभागों तक पहुंच सकता था, जिसे बड़े शस्त्रधारी और जहाज नहीं पहुंच सकते थे। कैरेबियन सागर में प्रवाल के टुकड़ों से भरे हुए, जहां कैरेबियन के जल हमेशा यूरोप की साम्राज्यवादी नौसेनाओं और निजी लुटेरों से भरे हुए होते हैं। हवा को पकड़ने और क्षेत्र से तेजी से बाहर निकलने के विकल्प को कम महत्व नहीं देना चाहिए। सस्ती, पकड़ने, चलाने और बदलने में सरल स्लूप अपराधी करियर में अभी शुरुआत कर रहे समुद्री डकैतों के लिए एक आसान विकल्प थी। कैरेबियन और अटलांटिक के समुद्री डकैतों की दूसरी पसंद 2 मस्तूल वाली स्कूनर थी। स्लूप की तरह यह नाव तेज, संचालन करने में आसान थी और इसके आकार के लिए प्रशंसा की गई। बंदूकों और तोपों की एक बड़ी क्षमता के लिए। छोटे हुल और उथले मसौदा के कारण स्कूनर्स आसानी से दुश्मनों से छिपकर उथले अभिप्रवाह में बच सकते थे। निस्संदेह इस जहाज की बुरी बात यह थी कि इसमें बहुत लूट या कर्मी रखने की योग्यता नहीं थी। तथापि स्कूनर्स तेज छापामारी में अद्वितीय थे, समुद्र में अधिकांश जहाजों को पीछे छोड़ने में सक्षम थे। एक उद्यमी समुद्री डकैत कप्तान
और उसके कर्मियों के हाथों में वे वास्तव में भयानक जहाज थे। अब हम कुछ बड़े जहाजों की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रिगेंटाइन उनमें से एक था जो 200 टन तक का वजन करने में सक्षम था। वे वास्तव में पुर्जे थे, वेल के स्वर्ण युग के दौरान गति और आकार दोनों को जोड़ते थे। स्कूनर की तरह ब्रिगेंटाइन में एक उथला मसौदा, 2 मस्तूल और एक बड़ा बाउस्प्रिट था। हालांकि स्लूप्स और स्कूनर्स के विपरीत ब्रिगेंटाइन बड़े थे और उनमें तोपों को खोलकर रखने के लिए पर्याप्त स्थान था। समुद्री डकैतों के दल को बातें बदसूरत होने पर इससे बहुत सुरक्षा मिलती थी। 24 तोपों और 100 से अधिक लोगों की धारण क्षमता वाले बड़े होल्ड के साथ ब्रिगेंटाइन ने समुद्री डकैत कप्तान को लंबी लड़ाई में शामिल होने और मुख्य रूप से बड़ी लूट को निशाना बनाने के विकल्प प्रदान किए। विश्वास नहीं होता, लेकिन इसका कोई भी खर्च गति पर नहीं हुआ। वर्गाकार सेल और चप्पू के साथ कम हवाओं में भी ब्रिगेंटाइन, आमतौर पर ब्रिग कहा जाता है, एक तेज मनोव्रयोग्य जहाज था जिसे समुद्री डकैतों, नौसेनाओं और नागरिकों ने समानता से पसंद किया। छोटी सी बात है कि वे एक प्रमुख स्थिति के समुद्री डाकू कप्तान के लिए आदर्श नाव थे, जिनके लिए ब्रिगेंटाइन ने क्षमताओं का सही मिश्रण दिया। विलियम किड ने एक ब्रिग का संस्करण 3 मास्टेड 287 टन की एडवेंचर गैली को सेल किया। इसे उपयोग करके अच्छे आशा की केप के चारों ओर और भारतीय महासागर में जाने के लिए। वर्गाकार रिग के जहाज एक व्यापक श्रेणी की नाव थीं। अधिकांशतः वे महत्वपूर्ण आकार के कैप्चर किए गए व्यापारी जहाज थे, जिन्हें उनके बड़े वर्गाकार सेल और 3 मास्टों द्वारा पहचाना जाता था। लड़ाई के जहाज नहीं होने के कारण उनका अधिक वजन और बड़ा होल्ड उन्हें धीमे और बोझिल बना देता था, जिससे सेल करना कठिन हो जाता था। इन जहाजों का वजन आमतौर पर 1000 बर्बन टन से अधिक होता था। समुद्री डकैत शायद फुर्ती की कमी के कारण वर्गाकार रिग वाले जहाज को पहली पसंद नहीं समझते, लेकिन संकट के समय उन्हें इसे चुनना पड़ सकता है। वर्गाकार रिग के जहाजों की महानता बड़ी मात्रा में लूट चुराने और आसानी से गहरे समुद्रों में नेविगेट करने में थी। वे खुले पानी पर पाना भी बहुत आम थे, क्योंकि उनका व्यापक रूप से अटलांटिक दास व्यापार में उपयोग किया जाता था। चीनी से लेकर मानव दासों तक सब कुछ ले जाते थे। वे बड़े भी दिखाई देते थे, और उस समय के नौसेना दृश्य में बड़ा बराबर खराब होता है। दूरबीन से सब लोग आपके जहाज का आकार देख सकते हैं। बंदरगाह पर कल्पित तोपें चित्रित करें और व्यापारी अपने माल को बाएं दाएं और केंद्र में समर्पित करेंगे। सब मिलाकर बुरा नहीं, और उनके प्रभावशाली डराने के कारण वे नियमित रूप से समुद्री डकैतों की बेड़ा में चले गए। डच फ्लोट तकनीकी रूप से एक वर्गाकार रिग वाला जहाज था जो बड़ी मात्रा में माल ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस जहाज ने एक बड़े आकार के गैली डिजाइन को जोड़ा। डच यूनाइटेड प्रोविंसेस नामक व्यापारिक भारी वजन द्वारा लोकप्रिय किया गया। एक फ्लोट सस्ते में बनाया गया था, लेकिन मजबूत, बोझिल, लेकिन किसी भी रचनात्मक दिमाग वाले समुद्री डाकू कप्तान के लिए विशाल संभावनाओं के साथ। अक्सर 300 टन से अधिक वजन वाले इन विशाल जहाजों को कभी कभी सफल छापा मारने के बाद समुद्री डाकू छोड़ने के लिए बहुत ही आकर्षक समझते थे। और उन्हें देखिए, वे विशाल हैं। समुद्री डाकू कप्तान के लिए हल्क के बोर्ड पर खड़े होकर किसी को लेने का मौका मिलने पर ना कहना कठिन होता है। इन जहाजों के पास एक चौड़ा फ्लैट बॉटम क्रॉस सेक्शन था। इसने उन्हें कैरिबियन नेविगेट करने में मदद की, लेकिन डिजाइन के बिना। उन्हें इस तरह बनाया गया था ताकि वे करों और टोल को चालाकी से टाल सकें। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन तक पहुंचने वाली शिपिंग जलसंधि के माध्यम से होती थी, जिस पर डेनिश ने डेक क्षेत्र के आधार पर, न कि होल्ड की वास्तविक क्षमता पर, कर लगाया। यह चालाक डिजाइन ने डच को करों से बचने और व्यापार में प्रमुख बने रहने की अनुमति दी। वे समुद्री डाकुओं के साथ उत्तेजक और डेनिश कर अधिकारियों के साथ अप्रिय थे। कई लोग विश्वसनीय भूत या जहाज उड़ता डचमन को डच फ्लोट मानते हैं। इस रहस्यमयी जहाज के दर्शन अनंत प्रतीत होते हैं,
भविष्य के राजा जॉर्ज वी तक ने दावा किया है कि उन्होंने 1880 की गर्मी में, जब वे केवल 15 साल के थे, ऑस्ट्रेलिया के तट से इसे देखा था। मुझे यकीन है यह वही है जिसका आपका इंतजार था। गैलियन समुद्री डकैतों के जहाजों का भारी वजन, चैंपियन, व्यापारी नौकायन और समुद्री डकैतों के शिकारियों का समान भय। स्पेनिश डिजाइन गैलियन ने बड़े भार उठाने की जरूरत को कैननों के साथ खुद की रक्षा करने की क्षमता के साथ जोड़ा। अक्सर नई दुनिया के टूटते साम्राज्यों और गुलाम लोगों से छीनी गई चांदी और सोने से भरी हुई इन जहाजों की अच्छी तरह से रक्षा की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें आकर्षित करने वाला ध्यान विशाल था। अटलांटिक में कोई भी पुरस्कार इससे अधिक खतरनाक और अधिक चाहने वाला नहीं था। एक को पकड़ना, चलो एक को चलाना, किसी भी समुद्री डाकू कप्तान को अत्यधिक धनी बनाने के लिए पर्याप्त था, साथ ही अत्यधिक प्रभावशाली भी। एक गैलियन अपने डिजाइन में सैकड़ों सालों का जहाज निर्माण का अनुभव दिखाता है। 15वीं शताब्दी के एक युद्ध की तस्वीर में जहाज के पिछले हिस्से का स्टर्न कैसल और सामने का फोर कासल दोनों अत्यंत ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। इसने जहाज को भारी और संभालने में कठिन बना दिया, लेकिन इसका महत्व तत्कालीन नौसेना युद्ध में था। सैल के स्वर्ण युग के दौरान अधिक आधुनिक गैलियन में यह फोर कासल गायब हो जाता है, लेकिन उच्च किला बना रहता है, जिससे गैलियन को दूर से देखने पर भी एक विशिष्ट सिलहट मिलता है। हालांकि इन जहाजों की मुख्य लड़ाई की शक्ति उनके गन डेक थे। 70 तक कैननों और 200 तक के क्रू के साथ गैलियन यूरोप की साम्राज्यों की नौसेना के अलावा किसी भी अन्य जहाज को बाहर करने में सक्षम थे। इनमें से एक जहाज का नेतृत्व करने वाला एक पायरेट कप्तान अपराजेय था। वह अपराजेय है सिवाय एक अपवाद के। आकार और हथियारों के साथ समझौते आए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्पीड और मनोवर्बिलिटी थी। ये जहाज केवल गहरे पानी के बंदरगाहों में ही डॉक कर सकते थे और बहुत सारे पायरेट बेस से सीमित थे। वे हमेशा तूफानों और रेत के ढेरों के खतरे में रहते थे। धीरे धीरे चलने वाली गैलियन का कानूनी हाथों में होना हल्का नकारात्मक होता है, क्योंकि बोर्ड पर सबको यह झांत होता है कि कम पायरेट्स ही उससे सामना करने की हिम्मत करेंगे। चलो सफलता की बात तो छोड़ ही दें, अव्यवस्थित पायरेट्स के हाथों में यह सरलता से मामला नहीं था। कभी कभी बड़ी और सुसज्जित क्षेत्रीय बलों से निरंतर ऊर्जा की पेंच कसते हुए पायरेट्स को बड़े गैलियन में समुद्र में धीरे धीरे घूमने की सामान्यतः अवसर नहीं मिलते थे। जहां वे भी जाते वहां एक बयान देते थे। एक अत्यंत प्रसिद्ध गैलियन था क्वीन एनिस रिवेंस। अप्रख्यात पायरेट कप्तान एडवर्ड टीच द्वारा कप्तानी की गई क्वीन एनिस रिवेंस एक अच्छी तरह से हथियारबंद फ्रेंच गुलाम जहाज थी, जिसे उसके कब्जे के बाद सबसे डरावने पायरेट जहाजों में से एक में परिवर्तित किया गया था। अंत में हम फ्रिगेट्स पर आते हैं, लेकिन सतर्क रहें, इस प्रविष्टि के साथ एक तारांकित होता है। यह क्योंकि फ्रिगेट्स जहाज का एक काफी ढीली श्रेणी है जो समय के साथ बहुत बदल गई। 18वीं, 19वीं और 21वीं शताब्दी के एक फ्रिगेट की तुलना करें। धन्यवाद उस समय के लोगों के लिए। यह सेल की युग के दौरान पहला था जब समुद्री डकैतों को पकड़ने की अनुमति मिली। फिर भी समुद्री डकैतों द्वारा अच्छी तरह से सजे फ्रिगेट से भिड़ना किसी भी नाविक के लिए वास्तविक रूप में डरावना होता। सामान्यतः फ्रिगेट नामक जहाजों में एक या दो तोप डेक होते थे, लेकिन ये नौसेना के युद्ध जहाजों से छोटे और अधिक चुस्त थे। हालांकि कोई गलती न करें, ये युद्ध के लिए उद्देश्य निर्मित युद्धपोत थे। वे अच्छी तरह से तैयार और हथियारबंद थे, 40 तोपों के साथ, और उनका लक्ष्य व्यापार करना था। तकनीकी रूप से बाहरी तोपों द्वारा गैलियंस चलते थे, लेकिन उनकी गति और आधुनिक डिजाइन की वजह से वे हथियारबंद लेकिन बड़े जहाजों के चारों ओर घूम सकते थे। हेनरी एवरी द्वारा कप्तानी की गई सबसे प्रसिद्ध समुद्री डकैतों की फ्रिगेट में से एक थी फैंसी। यही डरावना जहाज था जिसके साथ उन्होंने भारतीय मुगल साम्राज्य की राजकीय नौसेना से लड़ाई की, 1600 टन के खजाने से भरे गंजी सवाई को कब्जा किया और इस प्रक्रिया में खुद को 17वीं शताब्दी के समुद्री डकैत बिलियनेयर के बराबर बना दिया। जब जहाज आपका घोड़ा और आपका हथियार होता था,
उस समय के दौरे में एक जहाज जैसे कि फैंसी ने परमाणु बम की तरह दुश्मनों को ध्वस्त कर दिया। सभी समुद्री डकैतों के जहाजों का एक सच्चा भय। और वहां आपके पास 7 समुद्री डकैतों के जहाज हैं। नीचे अपने विचार और प्रतिक्रियाएं छोड़ें और वीडियो को पसंद करने और चैनल के समर्थन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने का धन्यवाद, फिर मिलेंगे।